तो GK/GS के प्रैक्टिस सेट 59 में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? दोस्तों बात करते हैं ब्रिक्स में टोटल कितने देश शामिल हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों टोटल 5 देश। कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 देश का नाम यहाँ पर हो जाएगा। बी से ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील याद रखिएगा। आर से रूस हो जाएगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। इंडिया से आई से इंडिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों सी से चाइना हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। यस से साउथ अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। दोस्तों ब्रिक्स में पहले केवल 4 देश हुआ करते थे, पहले केवल 4। नवीनतम देश है दोस्तों साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य या फिर देश है साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा दोस्तों। ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना होती है दोस्तों 2009 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ब्रिक्स की स्थापना होती है 2009 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है ब्रिक्स का कौन सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब इसका सदस्य देश नहीं है। ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे दोस्तों। इसका जो है दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? संघाई चीन में, याद रखिएगा। ब्रिक्स का मुख्यालय संघाई चीन में है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो ब्रिक्स के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में होती है। इसका मुख्यालय है दोस्तों संघाई चीन में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए मानक चिन्ह है? कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए मानक चिन्ह क्या है दोस्तों? कृषि वस्तुओं के गुणवत्ता के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एग मार्क। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों एग मार्क। कृषि वस्तु की गुणवत्ता के लिए एग मार्क। इको मार्क कहाँ यूज होता है दोस्तों? इको मार्क याद रखिएगा दोस्तों पर्यावरण के लिए दोस्तों, पर्यावरण गुणवत्ता के लिए, याद रखें दोस्तों। पर्यावरण प्रतिषेध या फिर गुणवत्ता के लिए। हाल मार्क कहाँ होता है दोस्तों? आभूषण, सोने और चांदी के आभूषण जो बने होते हैं उस पर दोस्तों पीछे हाल मार्क लगा होता है। उसकी गुणवत्ता के लिए किस कैरेट का है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके लिए हाल मार्क का प्रयोग किया जाता है। रग मार्क कहाँ यूज होता है दोस्तों? रग मार्क, तो रग मार्क यूज होता है दोस्तों बाल श्रम निषेध के लिए, याद रखें दोस्तों। बाल श्रम निषेध के लिए, बाल श्रम निषेध के लिए दोस्तों रग मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो इको मार्क होता है पर्यावरण गुणवत्ता के लिए। हाल मार्क होता है दोस्तों सोने चांदी से बने आभूषण गुणवत्ता के लिए। रग मार्क होता है दोस्तों बाल श्रम निषेध के लिए। और एग मार्क होता है दोस्तों कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शैवाल मलेरिया रोग से उपचार में किया जाता है? निम्न में से कौन सा शैवाल मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कारा नामक एक शैवाल पाया जाता है, कारा। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कारा नामक शैवाल पाया जाता है दोस्तों। जो यूज होता है शैवाल मलेरिया रोग के उपचार में, उसका यूज किया जाता है। कारा नामक शैवाल मलेरिया रोग के उपचार में यूज किया जाता है दोस्तों। सारगामस, ये सारगामस इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जापान में अक्सर ये देखने को मिल जाएगा, जापान में सारगामस शैवाल, जो कि दोस्तों इसका यूज होता है, क्या होता है जापान में? ऊन बनाने में, ऊनी कपड़ा बनाने के लिए इसका यूज होता है। अब प्लस दोस्तों इसका यूज करते हैं चारा के रूप में, चारा के रूप में इसका यूज किया जाता है बहुत ही बड़े पैमाने पर, याद रखिएगा। आयोडीन प्राप्त किया जाता है लेमिनेरिया नामक शैवाल से। लेमिनेरिया नामक शैवाल से दोस्तों आयोडीन प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस संघ को कशेरुकी तथा अकशेरुकी नामक 2 वर्गों में विभाजित किया गया है? निम्न में से किस संघ को कशेरुकी तथा अकशेरुकी नामक 2 वर्गों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संघ कार्य डेटा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों संघ कार्य डेटा, संघ कार्य डेटा। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है?
कौन सा तत्व है जो दोस्तों सभी अम्लों में लगभग पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं चारों के ऑप्शन के बारे में, उसके बाद आंसर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन, याद रखें दोस्तों, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 1956 ईस्वी में। ये डेट भी याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा दोस्तों। बात करें भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट, ये दोनों लगाए गए थे दोस्तों रूस के सहयोग से। सोवियत संघ कहिए या फिर रूस के सहयोग से कहिए। और दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है दोस्तों, ये लगाया गया था जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में, याद रखिएगा 1959 ईस्वी में। दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में, ये कब लगाया गया था? 1955 ईस्वी में। ये हो जाएगा दोस्तों 1955 ईस्वी में। और ये हो जाएगा दोस्तों 1964 ईस्वी में। बोकारो स्टील प्लांट याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट 64 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों 1964 ईस्वी में। और रूस के सहयोग से लगाया गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है, 1956 ईस्वी में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काला जार रोग। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा काला जार रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है दोस्तों काला जार रोग। दोस्तों मेनिनजाइटिस और चिकनगुनिया, मेनिनजाइटिस और चिकनगुनिया ये किस रोग से होता है, किससे होता है दोस्तों? ये हो जाएगा वायरस के कारण। वायरस के कारण होता है दोस्तों, वायरस के कारण मेनिनजाइटिस और चिकनगुनिया रोग होता है वायरस के कारण। काली खांसी किसके कारण होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों काली खांसी, याद रखिएगा काली खांसी बैक्टीरिया के कारण। और काली खांसी में किस किस वजह से होता है दोस्तों? अगर ऑप्शन में मिले बालू मक्खी के कारण, बालू मक्खी के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की कौन सी अवस्था में न तो निश्चित आयतन होता है और न ही, यहाँ पर होगा न, और न ही निश्चित आकार। पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है दोस्तों जिसमें न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है? वैसे मुख्य रूप से दोस्तों पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं। कहीं कहीं पर 5 देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर बोस्टिन नामक पदार्थ को आपको देखने का संघनन प्रक्रिया में देखने को मिलता है। 4 जो होते हैं दोस्तों, एक होता है सॉलिड ठोस, एक होता है लिक्विड द्रव, एक होता है गैस, गैस को तो वाष्प कहा जाता है, और एक होता है प्लाज्मा। ये चारों याद रखिएगा दोस्तों, चारों याद रखिएगा। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों? ना तो निश्चित आयतन होता है ना ही निश्चित आकार। तो ये हो जाएगा दोस्तों गैसीय अवस्था का, ये किसी भी फॉर्म में उपलब्ध हो जाता है। ना तो निश्चित आयतन होता है इसका दोस्तों और ना ही निश्चित आकार होता है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों? तो हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। व्युत्क्रमानुपाती पूछा है दोस्तों, अगर अनुक्रमानुपाती पूछता है दोस्तों, अनुक्रमानुपाती अगर पूछेगा दोस्तों तो हो जाएगा लंबाई के। अनुक्रमानुपाती पूछेगा तो लंबाई का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण होता है? किन गैसों का मिश्रण खदानों में होने वाले विस्फोटों का प्रमुख कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, खदानों में कौन कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? खदानों में खदान के समय कौन कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन तो उपलब्ध होता है दोस्तों, एसिटिलीन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, मीथेन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है और बहुत सारे निकलती हैं। तो मिश्रण से अगर बात करें दोस्तों तो मीथेन जो है वायु के साथ दोस्तों बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है, इसलिए विषैला पदार्थ हो जाता है और विस्फोट हो जाता है। ज्वलनशील पदार्थ होता है दोस्तों वायु के संपर्क में आने से। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन और वायु के मिक्सर के कारण खदानों में विस्फोट होने का प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खुले वातावरण में रखने से कौन सी धातुएं जलने लगती हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों। दोस्तों पोटेशियम और सोडियम को दोस्तों अगर खुले वातावरण में रख दिया जाए तो ये ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो इसमें आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में इसलिए रखा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महीन तारों का व्यास मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महीन तारों का व्यास मापने के लिए जो वायर होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, उसको व्यास मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्क्रू गेज। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च ताप मापने के लिए। उच्च, याद रखिए दोस्तों, उच्च ताप मापने के लिए, उच्च ताप मापने के लिए दोस्तों पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विस्कोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विस्कोमीटर द्रव की श्यानता मापने के लिए, द्रव की श्यानता, द्रव की श्यानता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है विस्कोमीटर का। कैलिपर्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? खोखले बेलन, जैसे मान लीजिए दोस्तों बेलन है, इसका खोखला बेलन है, तो इसका अंदर और बाहर का व्यास मापने के लिए, अंदर और बाहर का व्यास मापने के लिए खोखले बेलन का अंदर और बाहर का व्यास मापने के लिए कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चारों के चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्क्रू गेज का प्रयोग किया जाता है महीन तारों का व्यास मापने के लिए, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है उच्च ताप मापने के लिए, विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव की श्यानता मापने के लिए, और दोस्तों कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है बेलन के अंदर और बाहर का, खोखले बेलन के अंदर और बाहर का व्यास मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न किरणों में किसकी ऊर्जा और आवृत्ति सर्वाधिक होती है? निम्न किरणों में किसकी ऊर्जा और आवृत्ति सर्वाधिक होती है? दोस्तों याद रखिएगा, ऊर्जा और आवृत्ति किसकी इसमें ज़्यादा होती है? सर्वाधिक अगर हम पूछे दोस्तों तो सर्वाधिक हो जाएगा गामा किरण की। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा गामा किरण की। गामा किरण हो जाएगा सर्वाधिक। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? गामा किरण के बाद एक्स किरण हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? परावैंगनी किरण हो जाएगा, परावैंगनी किरण हो जाएगा, परावैंगनी किरण हो जाएगा। इसके बाद हो जाता है दोस्तों अवरक्त किरण। अवरक्त किरण की सबसे कम इसमें होती है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। अवरक्त किरणों की सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों गामा किरण की, और बीच में होता है गामा किरण के बाद अगर पूछे दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है यक्स किरण और तीसरे नंबर पर आता है परावैंगनी किरण। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की द्रव में चाल की खोज या फिर नियम किसने दिया था? प्रकाश की द्रव में चाल या फिर खोज का नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फोकाल्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों फोकाल्ट ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा फोकाल्ट ने। दोस्तों हाइजेंस ने किस चीज़ का खोज किया था? तो ये हो जाएगा हाइजेंस ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था हाइजेंस ने। बिलबोर्ड स्नेल ने क्या दिया था दोस्तों? अपवर्तनांक का नियम, अपवर्तनांक का नियम दिया था विल्बोर्ड स्नेल ने, अपवर्तनांक का नियम। याद रखिए दोस्तों अपवर्तनांक का नियम। जॉन नेपियर ने क्या दिया था दोस्तों? जॉन नेपियर ने लॉगरिथम का नियम, लॉगरिथम। याद रखिए दोस्तों लॉगरिथम, जिसे लॉग के रूप में निरूपित किया जाता है दोस्तों, लॉग ई के रूप में। इसका खोज किसने किया था? ये हो जाएगा जॉन नेपियर ने, जॉन नेपियर ने। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष के बाद उग्रवाद का रूप धारण कर लिया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात नहीं किया गया दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जो कि आंदोलन हुए थे दोस्तों, किस वर्ष के बाद उग्रवाद का रूप धारण कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1905। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 1905 के बाद। 1905 में क्या होता है दोस्तों? बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन होता है। 1906 में क्या होता है? मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग स्थापना होता है दोस्तों। याद रखिए मुस्लिम लीग स्थापना होता है। 1857 की क्रांति, ये तो आप लोगों को याद होगा दोस्तों, कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से, मेरठ उत्तर प्रदेश से होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? सिपाहियों के द्वारा शुरू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद की बात करें किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 154 में कहा गया है। अनुच्छेद 154 में कहा गया है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जैसे दोस्तों संघ की कार्यपालिका की शक्ति अगर पूछे, संघ का की कार्यपालिका की शक्ति तो हो जाएगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में याद रखें दोस्तों, राष्ट्र नहीं होगा, ये राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति में। उसी तरह राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में होगा, ये अनुच्छेद 154 में कहा गया है। पूर्णतः ये आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? चारों के चारों ऑप्शन ही इंपॉर्टेंट है। तो बुलंद दरवाज़ा की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा इसके लिए फतेहपुर सीकरी। ये किसने बनवाया था दोस्तों बुलंद दरवाज़ा? तो बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो बनवाया था अकबर ने। अकबर ने कब बनवाया था दोस्तों? तो 1571 ईस्वी में बनवाया था दोस्तों, गुजरात विजय के बाद। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के बाद बनवाया था दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा। जयपुर की बात करें दोस्तों, इसको गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी के नाम से कहा जाता है। यहाँ पर हवा महल स्थित है, हवा महल स्थित है। अब हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सवाई राजा जयसिंह ने, ये भी याद रखिएगा। आगरा दोस्तों, आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। आगरा में दोस्तों ताजमहल भी स्थित है। मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा अम्ल टमाटर में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जैसे टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? टार्टेरिक अम्ल की बात करें तो हो जाएगा इमली या फिर अंगूर में। इमली और अंगूर में याद रखिएगा, इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों टमाटर में याद रखिएगा। बेंजोइक अम्ल घास पत्ते या कुछ फल में भी पाया जाता है, घास पत्ते पपीता और कुछ फलों में भी पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है फिटकरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सभी के सभी याद रखिएगा दोस्तों। तो हो जाएगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा? भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा दोस्तों? तो याद रखिएगा रॉल्फ फिच। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा रॉल्फ फिच याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम अंग्रेज की बात करें तो रॉल्फ फिच। वास्को डिगामा दोस्तों पुर्तगाली था, प्रथम पुर्तगाली अगर पूछे दोस्तों तो वास्को डिगामा याद रखिएगा, ये पुर्तगाली था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो दोस्तों तो भारत का प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय था, अंतिम गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? दोस्तों ये चारों के चारों ऑप्शन से याद रखिएगा, चारों के चारों ऑप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों कोई ना कोई एक नदी जो कि भारत की इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, यहाँ से उनका उद्गम स्थल होता है। तो बात करते हैं दोस्तों रोहतांग दर्रा से क्या निकलता है? तो रोहतांग दर्रा की बात करें तो हो जाएगा रावी नदी का उद्गम स्थल है, रावी नदी का। शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है? तो हो जाएगा झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील से। बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है? तो हो जाएगा शेषनाग से दोस्तों बारालाचा दर्रे से निकलती है झेलम नदी, याद रखिएगा। झेलम नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है, याद रखिएगा, ये गलत है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों बारालाचा दर्रा। मानसरोवर झील से निकलता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है दोस्तों मानसरोवर झील से। तिब्बत में स्थित है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील, वहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी याद रखिएगा। झेलम नदी निकलता है दोस्तों बारालाचा दर्रे से।
और इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? सिंधु घाटी नदी या फिर झेलम नदी जाकर गिरती है सिंधु घाटी नदी में, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।